नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। साल 2020 अब आ रहा है, अब जा रहा है। वैसे तो पूरे साल ये उम्मीद जताई गई थी कि 2020 के साथ कोरोना भी शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन 2020 खत्म होने से पहले ही कोरोना के नए स्ट्रेन या यूं कहें नए रूप ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्रिटेन में पाया गया ये स्ट्रेन धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग देशों में फैलने लगा है और भारत में भी अब इस नए कोरोना ने दस्तक दे दी है। अब तक की रिपोर्ट की बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों की संख्या 25 तक पहुंच चुकी है और वक्त के साथ मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूके में मिला वायरस का यह नया स्ट्रेन पुराने वाले वायरस से 70% ज्यादा संक्रामक है। ऐसे में भारत पहले ही सतर्कता दिखा रहा है। बीते मंगलवार से भारत में इस नए स्ट्रेन के मरीज मिलने शुरू हो चुके हैं। इस बीच ब्रिटेन से फ्लाइट्स की आवाजाही पर रोक लगाने के बाद भारत ने वहां से हाल ही में आए लोगों की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से भारत आए 33,000 यात्रियों की लिस्ट में 144 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से अब तक 25 लोग वायरस के इस नए रूप से संक्रमित मिले हैं। इन सबके बीच ब्रिटेन से आए 500 से ज्यादा लोगों ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है, जिसकी वजह से उनको खोजने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस सबके बीच ये तो साफ हो गया है कि कोरोना के इस नए रूप से सावधान और सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही कई तरह की सावधानियां बरतना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में आपको किन चीजों का ख्याल रखना है और इस वायरस से खुद को कैसे बचाना है, इस पर आज की हमारी अगले आधे घंटे की चर्चा होगी। इसमें हम बताएंगे कि आप कैसे सावधान रह सकते हैं, कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए आने वाले समय में भी, क्योंकि नया साल आने वाला है और बीते साल को हम पीछे छोड़ रहे हैं। बिल्कुल काजोल, और इसमें जिस तरह से नया स्ट्रेन है, इसमें आपको बताएं कि सरकार ने अब तक क्या पहल की है। संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की कोशिश शुरू है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 10 सरकारी प्रयोगशाला का समूह गठित किया गया है। ब्रिटेन से लौटे सभी संक्रमितों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं और नए स्वरूप के प्रभाव पर नजर रखने के लिए आईसीएमआर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये लगातार इस पर नजर रखेगी और वैक्सीन आने तक कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने पर जोर भी दिया जाएगा। राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने जैसे सख्त उपाय करने की सलाह दी गई है। और इसके साथ ही यूपी में जो असर है उसमें उत्तर प्रदेश में अब तक नए कोरोना के 10 केस मिले हैं। मेरठ में 2 साल की बच्ची के अंदर नया कोरोना का संक्रमण पाया गया है, जो स्ट्रेन 2 है उसका। और साथ ही प्रशासन ने मेरठ के आसपास के इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है, वहां पर कंटेनमेंट जोन बना दिया है। मेरठ के बाद नोएडा में भी कोरोना के नए स्ट्रेन का एक केस सामने आया है और इसमें गाजियाबाद में 2 और बरेली में नए कोरोना केस का 1 केस मिला है। काजोल, बिल्कुल, और यूनाइटेड किंगडम से यूपी आए 900 से ज्यादा लोगों की जांच अब तक हो चुकी है। इसके साथ यूके से यूपी आए 550 से ज्यादा लोगों के मोबाइल फोन अभी बंद है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। प्रदेश शासन लगातार सभी जिलों से जानकारी ले रही है। इसके बाद ब्रिटेन से आने वाले 28 दिनों के आइसोलेशन में रखा जाएगा, यानी कि जो भी लोग हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे नहीं हैं, उन्हें 28 दिन के लिए आइसोलेशन में जरूर रखा जाएगा। जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनका तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है। भेष बदलकर नया कोरोना आया है, पुराने वायरस से ज्यादा खतरनाक है। नया कोरोना वायरस 30 से 40 सेकंड में बीमार बना देता है। कोरोना पेशेंट के संपर्क में करीब 5 मिनट तक रहने पर संक्रमण हो सकता है। नए कोरोना का अटैक भारत, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, क्रोएशिया, रोमानिया, ये वो देश है जहां पर इसका स्ट्रेन जो है कोरोना का देखा गया है। और भारत में भी 25 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसे फैलने से पहले ही रोक लिया जाए। इसी वजह से अभी फ्लाइट्स जो भी ब्रिटेन से आ रही थी उन्हें रोक दिया गया है। आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आलोक जी, जैसे हमने देखा कि जो ये संक्रमण है कितना ज्यादा खतरनाक है, 70% तेजी के साथ ये फैल सकता है। अभी हमने ग्राफिक्स में भी चलाया है और अपने दर्शकों के लिए, और ये बताया है कि 5 मिनट अगर आप इस संक्रमण से, जो व्यक्ति संक्रमित है उसके पास खड़े होते हैं तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। और इसमें यह भी तथ्य सामने आया है कि पहले जो कोरोना वायरस का स्वरूप था उसमें 5 मिनट अगर आप संपर्क में हैं तब वो संक्रमण आप तक आ सकता था, ऐसी संभावना थी। लेकिन अब इसमें यह संभावना कि अगर आप 30 से 40 सेकंड भी अगर आप संपर्क में रहते हैं इस नए कोरोना वायरस के स्वरूप के साथ, जो इसका पेशेंट है, अगर आप उसके साथ रहते हैं तो ये आपको 30 से 40 सेकंड के अंदर आपको बीमार कर देगा और इस 70% ज़्यादा तेजी के साथ आपकी बॉडी में रिएक्शन करेगा। और इसमें जो सबसे बड़ा तथ्य ये है कि इसकी जो फैलने की दर है
जो पहले 7 से 8 दिनों में लक्षण दिखाई देते थे, अब वो लक्षण महज 2 से 3 दिनों के अंदर ही दिखाई देने लगेंगे। आपको स्मेल आनी बंद हो जाएगी, आपको टेस्ट नहीं आएगा। यह भी हो सकता है कि सीने में आपको दर्द बहुत जल्दी महसूस होने लगे, जो कि पहले लगभग 14 दिन का समय लगता था कि जब कोरोना वायरस का कोई पेशेंट होता था उसको 14 दिन लगते थे जब उसको अपने सीने में दर्द महसूस होता था। लेकिन अब इसमें 6 से 7 दिनों के अंदर ही सांस लेने में समस्या आने लगती है, सांस फूलने लगेगी। अगर आप कोई भारी काम करेंगे तो आप भारी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा पेन होगा कि जैसे आपको किसी ने सीने में चाकू मारा, इस तरह का पेन आपको होगा छाती में। इससे आप पहचान सकते हैं कि आप कोरोना के संपर्क में आ चुके हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी पहचान है कोरोना की इस समय, अब यही सिम्टम पूरे के पूरे विश्व में सामने आया है कि जो आपका जो स्मेल पावर है, जो आपका टेस्ट पावर है, जो आपके टेस्ट बड्स हैं, वो पूरी तरह से काम करने बंद कर देते हैं। आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा, चाहे आप चीनी खाइए, चाहे आप नमक खाइए, आप मिर्च खाइए, आपको इनमें से किसी का भी फ्रेग्रेंस नहीं आएगा, एरोमा नहीं आएगा, और साथ ही आपको इनका टेस्ट भी नहीं आएगा। तो आप वहीं पर सावधान हो जाइए। संक्रमण फैलने से पहले ही आप तुरंत अस्पताल जाइए, अपना RT-PCR टेस्ट कराइए, क्योंकि एंटीजन टेस्ट कई बार क्या होता है, जब आप शुरुआती शिकार होते हैं कोरोना के, एंटीजन टेस्ट आपका नेगेटिव आता है। इसमें सावधानी रखने की जरूरत है कि आप डॉक्टर के से ये बिल्कुल साफ साफ बोलें कि मुझे टेस्ट स्मेल ना आने की समस्या है। एंटीजन के साथ साथ RT-PCR टेस्ट भी आप वहां पर कराइए, क्योंकि इसी में आप पॉजिटिव आ सकते हैं अगर आप संक्रमित हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद आपको डराना नहीं है और इस नए कोरोना स्ट्रेन के बारे में समझाना है। अगले 1 घंटे हम आपको सारी जानकारी देंगे, कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो ये बताएंगे कि इस संक्रमण से कैसे आप बच सकते हैं। देखिए, जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनका तो ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन हम पॉजिटिव ना हो इसके लिए हमें क्या एहतियात बरतनी है, क्योंकि नए साल का जश्न आज तमाम जगहों पर मनाया जाएगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू की जो गाइडलाइंस है वो जारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकल एरियाज में रहते हैं या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वो इस चीज को नहीं मानते हैं, तो उन्हें समझाना बेहद जरूरी है। ऐसे में आप लोगों से यही अपील हम लगातार कर रहे हैं कि आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि 2020 तो कोरोना ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन 2021 की शुरुआत हम नए सिरे से करने जा रहे हैं। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तमाम बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पहले तो ये संदेश दिया जाता था कि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक सावधानी है, लेकिन अब हमें 2021 में क्या करना है कि वैक्सीन भी है लेकिन नियम भी उतने ही निभाने हैं। तो ऐसे में आपको और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि 2021 में एक नए भारत की शुरुआत होगी। भारत और ज्यादा आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2020 में कोरोना तो आया, लेकिन कोरोना वैक्सीन पर काम हुआ और भारत बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर हुआ है। वैक्सीनेशन भी जल्द से जो इसका ड्राई रन है वो शुरू हो जाएगा, ताकि लोगों तक वैक्सीन पहुंच सके। हालांकि सवाल बहुत सारे हैं कि क्या नए स्ट्रेन पर ये कोरोना वैक्सीन असरदार रहेगा या नहीं। तो ऐसे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, तमाम डॉक्टर्स जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर नए कोरोना स्ट्रेन से हम कैसे बच सकते हैं और ये हमें ना हो इसके लिए हमें क्या सावधानियां रखनी है, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी संबोधित कर रहे थे लॉकडाउन के दौरान या अनलॉक के दौरान, तभी कह रहे थे कि इम्यूनिटी पर हमें नजर डालनी बहुत जरूरी है, हमें अपना इम्यूनिटी बहुत ज्यादा अच्छा करना जरूरी है। जैसा हम खान पान रखेंगे वैसा ही हम उतने ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और बिल्कुल, और जिस तरह से यहां पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि लगातार हमारे साथ SK वर्मा रिटायर्ड IPS जुड़े हुए हैं, और साथ ही डॉक्टर SNS यादव पूर्व CMO लखनऊ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह की यहां पर तस्वीरें सामने आई हैं, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा SNS यादव की लोग डरे हुए हैं। पहले ही कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा लोग घबराए हुए थे। अब जब स्ट्रेन 2 की बात हो रही है, यह कहा जा रहा है कि 70% ज्यादा तेजी के साथ यहां पर अटैक करेगा। इसमें किस तरह की सावधानियां अब लोगों को बरतने की जरूरत है? देखिए, जो 3 महामंत्र सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा कि आपने कहा नए साल का आज जश्न मनाया जाएगा, तो इसको जश्न मनाया जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए, संक्रमण न हो। जहां तक हम कोशिश, जहां तक सभी लोग प्रयास करें कि इस जश्न को अपने घरों में ही मनाएं, अपने घर में मनाएं, वो ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि बाहर में ठंड भी बहुत ज्यादा है। जश्न को घर में मनाना है। अगर बाहर निकलते हैं
तो आप मास्क लगाइए, दूरी को बनाए रखिए और हैंड वॉशिंग के जो सिद्धांत है, सैनिटाइजर का जो सिद्धांत है, ये 3 सिद्धांतों को महामंत्र का फॉलो करिए, तभी कोरोना से बच पाएंगे। अन्यथा वैक्सीन लगने के बाद भी, वैक्सीन का जो गाइडलाइंस में आई है, वैक्सीन लगाई जाएगी 2 डोज होने के बाद भी इन तीनों चीजों पर ध्यान हमेशा देनी है और तभी कोरोना से बचाव। इम्यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। बॉडी की इम्यूनिटी को, बॉडी को प्रॉपर डिहाइड्रेशन, बॉडी को जो कुछ आयुष मंत्रालय के जो दिए गए हैं उन चीजों को ध्यान में रखना। हाई विटामिन डी, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, ये सारी विटामिन को भी फॉलो करिए। और खास तरीके से जो हमारे बुजुर्ग मरीज हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या जो कोमॉर्बिड कंडीशन जिसमें ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी लिवर के ट्रांसप्लांट के मरीज या कोई इम्यूनोसप्रेसर ड्रग, चाहे आर्थराइटिस का हो चाहे कहीं भी ले रहे हो, उनको बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आगे लड़ते रहेंगे। तो कोरोना वायरस को परास्त करना है और परास्त करने की जरूरी है कि जन सहयोग जरूरी है। वैक्सीन पहले चरण में जो लगाई जा रही है, केवल जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हीं को लगाई जा रही है, वो भी 3 दिन के अंदर। अभी मैं कहीं गया हुआ करनी है। सेकेंड फेज में फ्रंट लाइन वर्कर, जिसमें नगर निगम, पुलिस के अधिकारी, अन्य लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर है, इनको लगाई जाएगी। और थर्ड चरण में एबव 50 ईयर्स और या 50 ईयर्स से नीचे जिसमें कोमॉर्बिडिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जो हमने गिनाया, इन बीमारियों को इनको वैक्सीन लगाए। तो वैक्सीन पर भरोसा करिए और वैक्सीन के साथ साथ जो ये 3 महामंत्र बताए हैं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसको बराबर पहनना है, बराबर पहन करके निकलना है, हर स्तर पर पहनना है। मास्क वगैरह में मैं देखा जा रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग में देख रहा हूँ सड़कों पर बहुत ही लापरवाही खास तरीके से बरती जा रही है। इसमें स्ट्रिक्ट नियम बनाया जाए, समझाया जाए, रोका जाए, इसके बाद बिल्कुल पेनाल्टी किया जाए। जी, हमारे साथ स्टूडियो में एस के वर्मा हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। तो जिस तरह से जो तस्वीरें पूरे देश में सामने आई हैं, वो एक जो डराने वाली तस्वीर ये सामने आई कि जो भी लोग ब्रिटेन से वापस आए उनमें से लगभग 500 लोगों के मोबाइल बंद हैं। इस तरह के लोगों से आखिर कैसे निपटा जाए, क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर कोरोना में आपने बीमारी को छिपाया, आप टेस्टिंग से भागे, आपने सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया, आप होम आइसोलेट नहीं हुए, तो आप कितने लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इस तरह के लोगों से प्रशासन किस तरह से निपटे? 2 चीज़ें हैं जी, कि जब भी कोई आदमी बाहर जाता है वो पासपोर्ट होल्डर ही होता है। पासपोर्ट होल्डर का बाकायदा एवरी प्रेस्क्रिप्ट, मतलब एवरी डिटेल्स आर इन द कंप्यूटर। द मोमेंट दे लैंड इन द कंट्री, उस समय भी हमें अपने पासपोर्ट की को वहाँ पे स्कैन कराना पड़ता है कि यस वी हैड लैंडेड इन द कंट्री। हमारा उस पासपोर्ट में बिल्कुल परमानेंट एड्रेस है। मोबाइल अगर किसी ने स्विच ऑफ भी कर लिया है तो भी अगर 550 की संख्या यूपी में बताई जा रही है तो 550 की संख्या को ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मोबाइल इज वन ऑफ द सोर्स, लेकिन परमानेंट एड्रेस भी होता है, आधार कार्ड भी होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ का रहने वाला व्यक्ति फला तारीख में ब्रिटेन से वापस आया है। और अभी तक जैसे 20 के करीब मैंने पढ़ा था आज सुबह पेपर में कि 20 के करीब ऐसे जो नए वेरिएंट से अटैक्ड हैं या नया वेरिएंट जिनमें मिला है कोरोना का, वो 20 आइडेंटिफाई हुए हैं और जांचें करीब 90% लोगों की कर चुके हैं हम लोग। अभी भी 5-10% लोग जो इधर उधर मतलब जिन्होंने अपने को आइसोलेट किया हुआ है या कहीं मतलब गायब होना नहीं कहेंगे उसको, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को ये छुपाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कोरोना से पीड़ित हैं और ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। उनको भी यहाँ से मैं अपील करूँगा कि जो भी लोग ब्रिटेन से पिछले 15-20 दिन के अंदर आए हैं और वो अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं, सीएमओ के पास भी जा सकते हैं और स्वेच्छा से अपना टेस्ट करा लें कि वेदर नया वेरिएंट उनमें है या नहीं है। भारत में बहुत बहुत बड़ा वो कहना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री, जिसमें कि मतलब जो कहना चाहिए कि हम जिस तरह से इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन हम मतलब
कई स्टेट्स का पूरे 2 दिन में करा लेते हैं, 7 दिन में करा लेते हैं, 4 चरणों में करा लेते हैं। तो हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता या गवर्नमेंट सर्वेंट उपलब्ध हैं, और वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को हम पहले भी हमें अनुभव है। पल्स पोलियो वैक्सीन का अनुभव है हमको, लेकिन वो अलग बात है कि वो 0 से 5 साल के बच्चों को लगा करती थी। लेकिन एवरी संडे हम लोग उस अभियान को चलाते थे, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इसमें भी अगर वैक्सीनेशन की मतलब वैक्सीनेशन को लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे, अब मैंने जितना पढ़ा है उतना तो पेपर्स में भी और आपके टीवी के माध्यम से भी इतनी जानकारी तो मुझे मिली है कि ये बहुत ज़्यादा घातक नहीं है नया वेरिएंट। केवल स्पीड, इसकी ट्रांसमिशन स्पीड थोड़ी बढ़ी हुई है। जिस ट्रांसमिशन स्पीड को हम घटा के 3 से 1.4 तक लाए थे, 1.5 तक लाए थे, इससे हमें लगता है कि कहीं ये फिर 1.5 से 2 पे ना पहुंच जाए। और ये मतलब तेजी से क्योंकि फैलता है, तो इसमें सबसे कारगर तरीका वही है जो CMO साहब भी बता रहे थे कि आइडेंटिफाई कर लें हम इन लोगों को जो इस वेरिएंट को के कैरियर के रूप में है, और उनको आइसोलेशन में कर दें, जिससे कि ना वो भीड़ में जाएंगे, ना उनके टच में कोई लोग आएंगे, और ये फैलने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। द मोमेंट दे बिकम नेगेटिव टू द कोरोना टेस्ट, तो उसके बाद मेरे ख्याल से वो खतरा जो हमारे ऊपर है कि बहुत तेजी से स्प्रेड होगा, वो अभी कंट्रोल किया। बिल्कुल, यानी कि वर्मा जी ये जरूरी है कि जो लोग ब्रिटेन से आए हैं वो खुद अगर छुपे हैं तो वो बाहर आए और खुद जाकर अपना टेस्ट कराएं, अपने आप को आइसोलेट करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है, जागरूकता की कमी नहीं होनी चाहिए। और चुने लोग हैं जी, कह रहे हो 135 करोड़ में 500, 700, 800, 1000, इन 1000 लोगों को तो वॉलंटरली आगे आ जाना चाहिए कि सब हम गए थे, किसी काम से गए थे, ब्रिटेन से वापस आए या अपने घर वापस आए, किसी शादी में वापस आए, तो वो जाके टेस्ट क्यों नहीं कराते? टेस्ट भी कराएं, अपने को आइसोलेट भी करें। और मेरा अपना ये मानना है कि इतनी छोटी संख्या को हम लोग बहुत अच्छे से चिन्हित करके ट्रीट कर सकते हैं, और ये इसको आउट स्प्रेड को रोका जा सकता है। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये जो पुराना कोरोना संक्रमण था उस पर हमने कह सकते हैं कि जीत हासिल की है, क्योंकि धीरे धीरे कोरोना के जो संक्रमण है वो कम हो रहे हैं। जहां एक तरफ 1 लाख से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आते थे, अब 20,000, 22,000 या मैक्सिमम 30,000 आ रहे हैं। तो इस पर भी हम जल्द ही काबू कर सकते हैं अगर हम जागरूक रहें और नियमों का पालन करें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको नियम का पालन करना है, आपको जागरूक रहना है, सावधानी आपको बरतनी है। लेकिन लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि जो लोग ऐसे हैं जो ब्रिटेन से आए हैं वो कृपा करके जाएं, अपना टेस्ट कराएं, ताकि ये संक्रमण बाहर ना फैले। और सोशल गैदरिंग में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर नीरज गोयल भी हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर नीरज, सबसे पहले आपसे ये यहाँ पर एक चीज समझना चाहेंगे कि जो नया स्ट्रेन है वो तेजी के साथ फैलता है, इसका एक मतलब ये भी हुआ कि जो हवा में फैलने की रफ्तार जो पहले थी कोरोना की, वो भी 70% तेज हुई है, क्योंकि पहले का वायरस जो भारी ड्रॉपलेट्स होते थे उसके जरिए नहीं फैल सकता था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये हवा में इसका ट्रांसमिशन बहुत तेज है। तो इसका मतलब सड़क पर अगर बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है तब भी लोग सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। न्यू वेरिएंट जो आया है ये कोरोना कोविड-19 का, इसमें एक वायरल प्रोटीन कह सकते हैं डिफरेंट है, जिसकी वजह से इसकी ट्रांसमिशन थोड़ा फास्ट है। बट अभी तक जितनी जानकारी है, जो भी रिसर्च कह लीजिए, जो स्टडी अभी तक हो पाई है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, उसमें इट इज मोर और लेस सिमिलर टू कोविड-19। तो अभी हमें सेम प्रिकॉशन रखने होंगे। जैसे अभी हमारे एंकर बोल रहे थे कि हमने कुछ हद तक विजय हासिल कर लिया है, कंट्रोल हासिल कर लिया कोविड-19 पे। उसका रीजन यही है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, मास्क यूज कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन फॉलो कर रहे हैं। तो यही सेम प्रिकॉशंस हम लोगों को फॉलो करने होंगे जब तक कि हमें कोई नया इसके बारे में स्पेसिफिक स्टडी के रिजल्ट नहीं आए। केवल ट्रांसमिशन फास्ट होने से बहुत पैनिक की सिचुएशन की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है आज की तारीख में। बिल्कुल, यानी कि नीरज जी, कहा जा सकता है कि भले ही ये स्ट्रेन नया है, कोरोना का स्वरूप नया है, लेकिन सावधानी वही पुरानी है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, गैदरिंग से बचिए। और मास्क की अगर बात करें गोयल जी, तो क्या ये मास्क कारगर है नए स्ट्रेन को लेकर भी? हाँ, अभी तक जिससे मैंने बताया किससे, क्योंकि उतनी स्टडी हो ही नहीं पाई है। कोविड-19 का भी अभी एक तरह से पूरा जो
हम लोगों को पैथोफिजियोलॉजी चाहिए होता है किसी भी डिजीज की, किसी भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के लिए, वो पूरी तरह अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। इट इज स्टिल इन प्रोसेस। वैक्सीन अभी तक अगर देखा जाए तो उसकी एफिकेसी क्या है, वैक्सीन एक्चुअली पूरी तरह से आई भी नहीं है। तो कोविड-19 के लिए भी हम बिना वैक्सीन के ही जो भी अचीव कर पाए हैं वो हमने अचीव किया है सारा उसके बारे में। तो उन्हीं सेम पैटर्न से अगर हम करते हैं, सेम मास्क शुड बी इफेक्टिव एज फार एज दिस वायरस इज कंसर्न, क्योंकि इट इज जस्ट अनदर वायरल इन्फेक्शन। एक नया म्यूटेड स्ट्रेन है, लेकिन N95 जो मास्क यूज कर रहे हैं, बिना वेल वाला यूज कर रहे हैं, दिस शुड बी इक्वली इफेक्टिव फॉर द न्यू। जी, हमारे साथ SNS यादव जी लगातार जुड़े हुए हैं। एक बड़ा सवाल आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह की दवाएं मार्केट में हैं, हर घर में लगभग अब लोग गूगल में कुछ ना कुछ टाइप करके अपने आप को डॉक्टर समझ लेते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो मेडिकल साइंस की 5 साल की तैयारी करके MBBS पास करता है उसने कितना रिसर्च किया होगा। गूगल में देख लिया एजिथ्रोमाइसिन हमको खानी है, जाके दुकान से खरीद के ले आए। ऑफ्लोसेक्सिन 200 mg जान गए, उसको खरीद के लेके आ गए। विटामिन C की अगर किसी भी तरह की दवा जान गए, चाहे वो जिनकोविट हुआ, चाहे वो आपका लिम्सी हो गया, चाहे वो सेलिन हो गया, इस तरह की तमाम दवाएं कंज्यूमर्स जाकर डायरेक्ट अब दुकान से खरीद के जबरदस्ती खा रहे हैं इस डर में कि हम कोरोना से इससे बच जाएंगे। ये चलन कितना ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। जो कोई भी ड्रग हो, दवाई हो, केमिकल होता है, उसके साइड इफेक्ट हैं। जहाँ इंडिकेशन हो, जहाँ उसकी जरूरत हो, वहीं पर हर दवा को खाना चाहिए। और हमारी सबसे यही अनुरोध आपके चैनल के माध्यम से कि जो ही कोई भी लक्षण आवे, सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करिए, जांच कराइए और उसका इलाज कराइए, न कि अपने मन से दवाई खाइए। कौन सी दवा कब देनी पड़े, मान लो निमोनाइटिस हो रही है, वायरल निमोनाइटिस हो रही है, तो उसमें हम क्या दवाई देंगे, कब देखेंगे, ऑक्सीजन सिचुएशन को देखेंगे, हम मेरे हॉस्पिटल फैसिलिटी को देखेंगे कि आपसे बढ़िया से बढ़िया इलाज हो सके, आपकी जान बचाई जा सके। क्योंकि कोविड ही नहीं, कोविड के बाद पोस्ट कोविड भी दिक्कतें आ रही हैं, वो भी बड़ी भयंकर दिक्कतें हैं। तो दवाइयों का प्रयोग हमेशा चिकित्सक की राय से लेना चाहिए। कौन सी दवा कहाँ इंडिकेशन है, उस हिसाब से दवाई को खाना चाहिए। बिल्कुल यादव जी, एक और सवाल मेरा ये है कि जो ट्रीटमेंट पहले कोरोना जो संक्रमित हुआ करते थे, जो पीड़ित हुआ करते थे, जो ट्रीटमेंट उनका हुआ करता था, ये जो नया स्ट्रेन है, क्या इसी में ट्रीटमेंट की प्रक्रिया एक जैसी है या कुछ अलग है? देखिए, इसमें अभी बहुत ज्यादा शोध तो हुआ नहीं है, लेकिन ये है कि जो पहले भी जो दवाइयाँ थी एंटीवायरल एजेंट से, हमारे ख्याल से वो दवाइयाँ बिल्कुल इफेक्टिव होंगी और इनका भी उसी के लाइन पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। जब तक कि कोई नई गाइडलाइंस WHO से नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग इसी गाइडलाइंस पर चलेंगे और सारे प्रिकॉशन, सारे ट्रीटमेंट, सब कुछ बिल्कुल वही है, केवल इसकी पैथोजेनिसिटी है। देखिए, वायरस RNA वायरसेस बहुत सारे होते हैं। आप स्वाइन फ्लू के देख लीजिए, जो इन्फ्लुएंजा वायरस RNA का, इसका हमेशा म्यूटेशन होता रहता है। तो जो म्यूटेशन में जो वैक्सीन बनती है, हर साल इसकी स्वाइन फ्लू की वैक्सीन आती है, सिमिलर टाइप का है, उसका थोड़ा सा बड़ा रूप हो गया था कोरोना। तो हर साल नई वैक्सीन, सोनोफी वगैरह जो इंटरनेशनल कंपनियां बनाती है, हर साल नए स्ट्रेन के हिसाब से नई वैक्सीन बनती है। अभी इस पर जो वैक्सीन बन रही है, अभी तो ये क्लेम किया जा रहा है कि नए स्ट्रेन पर भी कारगर है, लेकिन वैक्सीन हमारे ख्याल से 1-8 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, कुछ स्टेट में 2 तारीख से ड्राई रन चलाया जा रहा पूरे देश में शायद ये, और ट्रेनिंग वैक्सीनेशन की ट्रेनिंगें हो रही हैं। तो अब उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी वैक्सीन आकर के अब बहुत तेजी में लगाई जा रही। काफी बड़ी टीमें, काफी बड़ा प्रशिक्षण हर जगह, हर जिलों में शुरू हो गया है इसका। बिल्कुल यादव जी, 2 जनवरी से कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन शुरू होने जा रहा है, यानी कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो लोगों को दी जाएगी। अलग अलग चरण है इसके, अलग अलग चरण के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो कोरोना की वैक्सीन है, क्या एक बार इसका डोज जब दिया जाएगा तभी असरदार हो जाएगा? कितने दिनों तक रहेगा इसका असर मानव शरीर में, और क्या बार बार डोज देने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, कोई भी वैक्सीन होती है तुरंत देने पर असरदार नहीं होती। कोरोना के वैक्सीन में जो क्लियर कट गाइडलाइंस आई है कि फर्स्ट डोज लगेगा, उसके बाद 28 के बाद दूसरा डोज लगेगा। तो जो कम से कम 2 से 3 हफ्ते किसी भी इम्यूनिटी को डेवलप करने में 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगते हैं, तो 28 दिन के बाद ऑलमोस्ट करीब 2 महीने बाद इसका पूर्ण रूप से असर आएगा। और असर आने के बाद भी ये जो 3 महामंत्र बताए गए हैं, तीनों जो सोशल डिस्टेंसिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और मास्क का पहनना, इसको तब भी
बराबर कायम रखना है, क्योंकि पूरे समाज को आप वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं। सही बात। एक ग्रुप के 50 साल के ऊपर का आप ले रहे हैं, हेल्थ वर्कर को ले रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर को ले रहे हैं, लेकिन सब अभी वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। 136 करोड़ आबादी को हम नहीं कर पाएंगे जब तक एक पूरे सभी में इम्यूनिटी डेवलप ना हो जाए, या मोर देन 80% इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो कुछ हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं ऑटो वैक्सीनेशन। बिल्कुल यादव जी, एक और सवाल यहाँ ये है कि ये जो जैसे कि जब भारत में अब तो पोलियो का एक भी मामला नहीं है, भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन जब पोलियो था भारत में तो 5 साल तक बच्चे को पोलियो की दवा दी जाती थी, घर घर जाकर ये अभियान चलाया गया था। ये जो कोरोना वैक्सीन की डोज है, क्या ये साल दर साल चलेगी या इसकी प्रक्रिया कुछ अलग है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे हम लोग फ्लू वैक्सीन जो कुछ ग्रुप में लगवाते हैं, तो हर साल 12 महीने पर फ्लू वैक्सीन लगाई जा रही है। इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू जिसको आप कहती थी, वो भी एक जानलेवा हो जाता था। कभी जो कमजोर लोग रहते थे, इम्यूनोसप्रेसेंट लोग रहते थे, ओल्ड एज के रहते थे, सांस के मरीज रहते थे, तो उसमें हर साल लगाने की गाइडलाइन है। अभी इस पर नहीं आया है, इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि इसमें भी हर साल लगाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी बरकरार रखनी है। एंटीबॉडीज बॉडी में बनेंगे तभी आप उस वायरस से एंटीबॉडीज हमारी लड़ेगी। और अभी तक जो स्टडी हुई है कि इसकी 6 महीने से ज्यादा एंटीबॉडीज शरीर में कोरोना वायरस कोविड-19 की नहीं रह रही है। तो अभी काम बहुत अधूरा है, काम इस पर बहुत कुछ करना है, तभी कुछ कहा जा सकता। फिलहाल अभी 2 डोज लगवाने की जरूरत है। जी ठीक है। डॉक्टर नीरज गोयल, जिस तरह से 2 लोग होंगे कि मतलब 2 तरह के लोग होंगे इस समय, एक जो कोरोना से बीमार हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर सिम्टम्स हैं, और जो कोरोना की टच से बाहर हैं या कोरोना से ठीक हो चुके हैं। दोनों तरह के लोगों में वैक्सीन देना किसको ज्यादा सेफ है, जो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, या क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी अब सामने आएंगे जो कहीं ना कहीं लक्षण रखते हैं, उनके अंदर सिम्टम्स होंगे और वो भी वैक्सीन लगवाने की और वैक्सीन पाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो उन लोगों की किस तरह की सावधानी यहां पर बरतनी चाहिए? बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका जी। देखिए, जो ऑलरेडी कोरोना इन्फेक्शन से एक बार संक्रमित हो चुके हैं, जिनको इन्फेक्शन हो चुका है और रिकवर कर चुके हैं, साइंटिफिकली अगर देखा जाए एविडेंस बेस के हिसाब से, तो उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं, यानी कि जो प्रोटेक्शन है बॉडी के लिए रिक्वायर्ड उस इन्फेक्शन के लिए, वो प्रोटेक्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है। एंटीबॉडीज डेवलप हो गए, दैट मींस दोबारा कोविड होने के चांसेस उनके कम हो जाते हैं जी, एज कंपेयर टू दूसरी जो पॉपुलेशन आपने कहा जिनको अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो इफ यू टॉक आइडियली, देन जिन लोगों को अभी तक बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उनको कोविड वैक्सीन की जरूरत पहले है जी। और जैसे अगर मान लीजिए किसी के अंदर कुछ ना कुछ मतलब सिम्टम्स है, वो जानता है कि मुझे स्मेल नहीं आ रही है या मुझको टेस्ट नहीं आ रहा है, क्या उसको वैक्सीन लगवाने की जल्दबाजी करना चाहिए या पहले उसको ठीक होना चाहिए? ये किसी भी वैक्सीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल सभी पब्लिक को समझना कि वैक्सीन उस स्टेज में लगाया जाता है जबकि आपके शरीर में वीकनेस ना हो या कोई इन्फेक्शन एक्टिवली ना हो जी। बिकॉज वैक्सीन अपने आप में एक छोटी मात्रा होती है उस इन्फेक्शन की, चाहे उसका एटीन्यूएटेड वो वायरस हो या फिर उसका प्रोटीन लाइव वायरस इंट्रोड्यूस किया जाए। तो किसी भी तरीके की वैक्सीन अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स हैं, कोई भी इन्फेक्शन है या वीकनेस है, तो उस छोटी सी डोज से भी वो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो किसी भी ऐसे पेशेंट को जो प्रेजेंटली इन्फेक्टेड है उस समय वैक्सीन न दिया जाए, वो ज्यादा एडवाइजेबल है। जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उन्हीं को वैक्सीन दिया जाना चाहिए पहले। बिल्कुल नीरज जी, एक सवाल मेरा ये है कि अब तक देश में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचे हुए हैं जिनका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है। तो जब ये वैक्सीनेशन होगी, जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, जब आम जनता तक ये वैक्सीन पहुंचेगी, तो क्या पहले जिसका कोविड टेस्ट नहीं हुआ है उसका टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद वैक्सीनेशन उसे दी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्सीन तो एक प्रोटेक्टिव मेथड है, एक प्रोटेक्शन का मेथड है, तो उसके लिए टेस्ट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। अब धीरे धीरे करके उसका वैक्सीन का नंबर अवेलेबल हो पाएगा। जहां तक मैं समझता हूं, इसमें इसको डिसाइड ऐसे करना चाहिए कि जो लोग हाई रिस्क केसेस हैं उनको वैक्सीन पहले दिया जाना चाहिए,
एज कम्पेयर टू जो लो रिस्क पॉपुलेशन है, बिल्कुल, वो चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट पे हो या एज के हिसाब से हो, कोमॉर्बिडिटीज के हिसाब से हो, कई सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं जिनके हिसाब से हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। बट मोर वल्नरेबल ग्रुप, मोर एट रिस्क ग्रुप शुड बी वैक्सीनेटेड फर्स्ट। और इसमें जो एक करके जी टेस्ट करके वैक्सीन को डिसाइड करने की मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी जरूरत है। जी, इसमें जो एक सबसे बड़ा लोगों के अंदर डाउट है वो विटामिन सी को लेकर है कि एक तो नेचुरल रिसोर्सेज लोगों के पास है, मौसमी खा सकते हैं, नींबू खा सकते हैं, वो अनानास खा सकते हैं, लेकिन उसकी जगह अब इस समय लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं एस्कॉर्बिक एसिड 500 mg की तमाम टेबलेट्स मार्केट में मिलती हैं, वो जाते हैं उनको खरीद के खा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर मौसमी सर्दी में खाएंगे तो हमको कोल्ड हो जाएगा और हम हो सकता है कोरोना की चपेट में आ जाएंगे। ये जो एक भ्रम बना हुआ है लोगों में, उसको किस तरह से दूर किया जाए? आपने बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछा है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात मानता हूँ एज ए डॉक्टर, और सारे अपने मरीजों को, अपने जो भी लोग होते हैं उनको समझाता हूँ, नेचुरल सोर्सेज आर फार मोर रिलायबल देन आर्टिफिशियल। केवल टैबलेट की जरूरत तब है जबकि आपको इन्फेक्शन हो गया है, आपको कंडेंस मैनर में वो डोज चाहिए। जैसे किसी को इन्फेक्शन है तो ठीक है, आप टैबलेट विटामिन सी की ले लीजिए, लेकिन अगर हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, जब हमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, उस समय टैबलेट की जगह हम लोग नेचुरल जो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे आपने नाम लिए खट्टी चीजें हैं, आंवला हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। वी डोंट नीड टैबलेट, हमें बिल्कुल टैबलेट की जरूरत नहीं है। हाँ, जब अगर किसी को बहुत फीवर चल रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन चल रहा है, तो मजबूरी है कि उस समय वो डोज नहीं मिलेगी, तो शायद प्रोटेक्शन कम रहे, प्रिकॉशन के लिए डिजीज उसकी सीवियरिटी ना बढ़े, तो टैबलेट लेना इंडिकेटेड है, जस्टिफाइड है। बट जिसको इन्फेक्शन नहीं है उसके लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी हमारे नेचुरल मेथड्स हैं, दे आर डेफिनेटली मोर रिलायबल। डॉक्टर शरद गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व उपाध्यक्ष आईएमए हैं। तो जिस तरह की तस्वीरें पूरे देश में बनी हुई हैं डॉक्टर शरद गुप्ता, इसमें जो एक सबसे बड़ी भ्रम की स्थिति है वो दवाओं के चयन को लेकर है और खुद ब खुद डॉक्टर बनने की है। इसमें अस्पताल किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं ताकि एक जागरूकता का माहौल पैदा हो। लोग अभी भी जब उसको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो अस्पताल जाने से पहले वो केमिस्ट की तमाम दुकानों की तरफ भागते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो पहले केमिस्ट की दुकान जाते हैं और वहां से वो दवाएं खरीद लाते हैं जिनके बारे में उन्होंने गूगल में सर्च किया है या सुन रखा है। ये आपका कहना ठीक है कि तो आप घर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट ने जो फाउंडेशन बनाई थी क्वारंटाइन की, उससे बचने के लिए लोगों ने एक नया तरीका अपनाया। वो न तो अपना कोई एंटीजन टेस्ट कराते हैं, ना आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं, तो वो उसको जैसा कह दिया गया कि एक साधारण सर्दी खांसी जुकाम है तो केमिस्ट के पास चले जाते हैं और केमिस्ट के पास जाकर के वो रोक टोक हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमी है, कोई भी दवा आप किसी भी केमिस्ट से बिना प्रेस्क्रिप्शन के ले सकते हैं और वो उसका घर पे इलाज करते हैं। लेकिन यही पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो अपने टर्मिनल स्टेज में लैंड अप करते हैं हॉस्पिटल में, उस समय डॉक्टरों के लिए बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। अगर यही मरीज समय पे अपना टेस्ट करा लें, डॉक्टर के केयर में रहें, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, तो अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर समय पे उनको बता देगा कि नहीं, आपके इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, जो सर्टेन कोविड प्रोफाइल्स है, उसकी अगर रिपोर्ट है, अगर वो नहीं है तो आप समय पे अपना पूरा इलाज चालू कर दीजिएगा। अगर समय पे पूरा इलाज मिल जाएगा तो जैसा कि एक्सपीरियंस है लोगों का, अगर आपने समय पे इलाज चालू कर दिया है तो जो सीरियस मरीज जो लैंड अप करते हैं, जिनकी बचने की स्थिति बहुत खराब होती है, जो मॉर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, उनको जो है अगर सही समय पर आ जाए तो उनको काफी हद तक बचाया जा रहा है। जी बिल्कुल वर्मा जी, ये जो अभी सवाल आलोक जी ने किया है और जो जवाब अभी शरद जी ने दिया है, इसको लेकर एक और सवाल आपके लिए है मेरा कि ये जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोग चले जाते हैं केमिस्ट पर जाकर दवाई ले आते हैं और केमिस्ट वाले उन्हें आसानी से दे भी देते हैं। कई लोकल मार्केट्स ऐसी होती है वहां तो पूछते भी नहीं है कि आपको हुआ क्या है, किस चीज की दवा चाहिए, बस जाके लोग बोल देते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है या हमारे पेट में दर्द हो रहा है या पथरी हो रही है तो इसकी दवा दे दीजिए, और आसानी से दवा दे भी दी जाती है। तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि एक्शन आज तक नहीं लिया गया है, बहुत ऐसे मेडिकल स्टोर है जिन पर छापेमारी की गई है। दो चीजें हैं, ये ड्रग कंट्रोल शेड्यूल एच की दवाइयां हैं जो एंटीबायोटिक्स है, वो बिना किसी डॉक्टर के भी बिकनी चाहिए। और ये इसके वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, वो इसमें अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि
मेडिकल स्टोर से केवल आपको रूटीन की दवाइयाँ तो मिल सकती हैं, कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी नींद की दवाई या कोई भी हार्ट से संबंधित दवाई तब तक नहीं मिलेगी जब तक के किसी का लीगल प्रेस्क्रिप्शन उपलब्ध नहीं होगा। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया हो या स्टेट के जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाइड किया हुआ है लाइसेंस देते समय ही कि कुछ कितनी दवाइयाँ बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं मिलेंगी और कौन सी ऐसी दवाई हैं जो रूटीन की हैं, खांसी जुकाम की है, पेट के दर्द की है, जिसको के बिना प्रेस्क्रिप्शन के भी आपका मेडिकल स्टोर वाला या फार्माकोलॉजी वाला दे सकता है। ये चीज़ें एक हुई। अभी जो हम बात कर रहे थे कोरोना के उसके संक्रमण को लेके, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से जो भी न्यू वेरिएंट आया है उसमें अगर हम पैनिक बहुत ज़्यादा हो रखे हैं और बहुत सी जगह ये बात आ रही है कि साहब रात का कर्फ्यू लगा दिया जाए, वो लगा दिया। मेरा अपना ये मानना है कि हमने शुरुआत में अच्छे प्रिकॉशनरी मेजर लिए थे, लेकिन पिछले 3 महीने से मतलब सामाजिक रूप पे समझ लीजिए या सोशली या अज्ञानता समझ लीजिए उसको, कि धीरे धीरे करके हमने सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल एज द मास्क एंड हैंड सैनिटाइजेशन। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं पहले अगर दिन में तो 5 बार हाथ सैनिटाइज करता था या साबुन से धोता था, तो वो 2 बार हो गया, बहुत कम तो हो गया। वो हमारे यहाँ कहीं से बाहर से मेट्स वगैरह नहीं आती थी, ड्राइवर नहीं आता था, वो सब ओपन हो गया है। साहस ज्यादा आ गया हम लोगों को। एवरीथिंग इज पहले डरे हुए थे और अब उनके अंदर हिम्मत आ गई। लोगों ने धीरे धीरे करके प्रिकॉशंस लेने बंद कर दिए हैं और देख के कई बार डर लगता है। जिस तरह से मंडी में या सब्जी खरीदने में लोग जा रहे हैं और जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग मूव कर रहे हैं, एक मोटरसाइकिल पर 4-4 लोग बैठे घूम रहे हैं। पहले भी रूरल एरियाज में इसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया था, लेकिन अब तो देखते देखते शहरी क्षेत्रों में भी बहुत लोग इसके प्रति उदासीन हो गए हैं और ये खतरे की घंटी है। एक तरफ हम खुश हो रहे हैं कि 1 लाख से घट के हम 20,000 पर आ गए, लेकिन अगर यही बना रहा जिस तरह से हम लोग मूवमेंट हमने शुरू कर दिया है, तो देखिए कैरियर हर तरीके का है। जुकाम बुखार वाला भी है, मेरे तरह से स्वस्थ आदमी भी है, वो भी हो सकता है कैरियर के रूप में हो। तो इसको थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर अभी भी लेने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत है। पहले तो हम इतने डरे हुए थे कि अखबार भी लेना बंद कर दिया, हर चीज बंद कर दी, दूध खरीदना बंद कर दिया, दूध का जो पैकेट है उसको 2 दिन तक बाहर रखा। और अब एकदम से इतने स्वच्छंद हो गए, इतने स्वतंत्र हो गए कि यार अब कोरोना कुछ नहीं है। और बिल्कुल वर्मा जी, और जिस तरह से साइकोलॉजी जो जा रही है नीचे जो जा रही है, ये बहुत खतरनाक है। और इस देश जिसकी पॉपुलेशन 135 करोड़ है, मेरा अपना मानना है कि 17.5 करोड़ लोगों का जिनका टेस्ट हुआ है वो हैं जिनको के कोई सिम्टम आया था या जो टच में गए थे, किसी मतलब के टच में गए, पहले से कोरोना का कोई पेशेंट है उसके हम टच में चले गए, किसी वजह से चले गए, तो अभी तो केवल उनका टेस्ट हुआ है। जिस दिन हम जनरल रूप में ना तो इस टेस्ट को करने की हमारी क्षमता है, नहीं है क्षमता, देश की क्षमता नहीं है, लेकिन ये क्षमता हमने जरूर डेवलप कर ली है कि मास्क हर आदमी लगा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकता है और थोड़े से प्रिकॉशनरी मेजर अगर वो लेता जाए तो हम वो दिन दूर नहीं होगा 5 महीने में, 4 महीने में। अभी तो हर आदमी से किसी से पूछोगे, अरे वैक्सीन आने वाली है, वैक्सीन डजंट मीन, वैक्सीन से आपकी एक प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है वो थोड़ी बढ़ेगी शरीर के अंदर, आपसे रोग के लड़ने के लिए। बिल्कुल, वैक्सीन है, संजीवनी नहीं है जो एकदम से लोग ठीक हो जाएंगे। वैक्सीन डजंट मीन कि आपको अगर कोरोना हो रखा है आपको वैक्सीन लगाई आप उठ के चल पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो भ्रांतियां हैं, थोड़ी सी इस देश में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, प्रशासन को भी एज वेल एज सामाजिक संस्थाओं को भी, और मेरे हिसाब से हर पढ़े लिखे नागरिक का भी दायित्व होना चाहिए कि इसको दूर दूर तक इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाए। और ये जो दिमाग से डर निकल गया है कि कोरोना अब नहीं है, कोरोना से हम मुक्त हो चुके हैं, और कोरोना क्या होता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले वहाँ किसान आंदोलन के उसमें गया हुआ था, नोबडी मास्क लगा ही नहीं रहा, कोई मास्क बिल्कुल। वर्मा जी, एक और सवाल है कि आज साल का आखिरी दिन है और कल से नए साल की शुरुआत होने जा रही है, तो ऐसे में नाइट कर्फ्यू का तो यहाँ पर पालन करने की बात की जा रही है कि कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू हो गया है, दिल्ली में भी हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर हुआ है। देखिए, रात में तो हमने नाइट कर्फ्यू लगा दिया, रात में हम पूरी पेट्रोलिंग करेंगे, चेकिंग अभियान चलाएंगे, दिन में क्या, सोशल गैदरिंग तो लोग दिन में भी कर सकते हैं। और कोई ऐसी, देखिए मैं दिल्ली से हूँ इसलिए मैं
उदाहरण दे रही हूँ, दिल्ली में कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर रात रात भर डीजे बजते हैं शादियों में और लोग 100 की वो कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी लोग 200-300 शामिल हो रहे हैं। और आज नए साल का मौका है, हर साल की तरह लोग इस साल तैयारियां कर रहे हैं और कई तैयारियां हो भी गई हैं, तो उन्हें रोकने के लिए क्या तैयारी है? फिर दो चीज़ें हैं, मतलब जो चीज़ नियम हम लोग बनाते हैं उसका पालन कराने का भी प्रयास किया जाता है, लेकिन ये सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए। 135 करोड़ लोगों की पॉलिसिंग की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। हम 10,000 के ऊपर एक सिपाही लिए हुए हैं, जबकि फॉरेन कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री, उनकी पॉपुलेशन बहुत सीमित है और उनके पास 1,000 लोगों के ऊपर एक कांस्टेबल है। कहीं कहीं तो 200-300 लोगों के ऊपर भी हो जाता है। तो हम हर चीज़ पुलिस के कंट्रोल में करना चाहें, जो चीज़ अनप्रैक्टिकल है, सोचा जा सकता है, और उसी की सोच के अंतर्गत ही रात का कर्फ्यू भी लगाया गया है। रात का कर्फ्यू इसलिए लगा दिया गया है कि लोगों के कम से कम जहन में रहे कि 9 बजे के बाद यार बाहर मत जाना, बहुत बड़ी गैदरिंग में मत जाना। लेकिन स्वयं को तो ये साइकोलॉजिकल तैयार करना पड़ेगा कि कर्फ्यू का मायने क्या है। अगर हम उस मायने को मानने को तैयार ही नहीं है तो शुरू में हमने ह्यूमन राइट्स वाले बहुत से चिल्लाए। देखिए वर्मा जी, लोग डरते हैं, लोग जागरूक नहीं हो पाते। शुरू में पुलिस ने कोई भी बिना मास्क के जा रहा था उसको डंडे मार दिए, किसी को मुर्गा बना दिया। वो चीजें एक तरीके से मतलब वो पुलिस के लिए वो प्रतीकात्मक थी, लेकिन उसको भी बहुत से लोगों ने बुरा माना। बहुत से फॉरेन कंट्रीज ने उस पर ये कहा कि देखिए इंडिया में जो है किसी ह्यूमन राइट्स नहीं है, ह्यूमन बीइंग की कोई वैल्यू ही नहीं है जी। किसी को भी हम। डॉक्टर नीरज गोयल कुछ इसमें बोलना चाहते हैं जी। काजल जी, मैं अभी वर्मा जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने एक जो बात कही डिटेक्शन ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की, कि हमारे टेस्ट अभी 17.5 करोड़ के हुए हैं। वर्मा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको पब्लिक के साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल। WHO ने अपनी डिटेक्शन पॉलिसी के तहत इंडिया में अलग अलग पॉकेट्स में एसिम्प्टोमेटिक लोगों के टेस्ट करवाए और ये रेगुलरली चलता रहा कई हफ्तों तक। और वो रिपोर्ट्स जो आई जिनमें कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों के रैंडम सैंपल्स लिए गए अलग अलग एरियाज से, और उन लोगों के जब वो टेस्ट किए गए और उसकी जो रिपोर्ट आई, आपको आश्चर्य होगा जान के, मोर देन 50% से ज्यादा वो सैंपल्स पॉजिटिव रिपोर्ट दिखा रहे थे जी। तो जिन लोगों के एसिम्प्टोमेटिक, जबकि कोई सिम्टम नहीं था, कोविड का कोई सस्पिशन नहीं था, रैंडम सैंपलिंग की गई, उनके मोर देन 50% लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। तो हम लोगों के एक दूसरे से मिलने की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग धीरे धीरे कम करने की वजह से, इट्स अ फैक्ट कि कहीं ना कहीं सब क्लिनिकल लेवल पे हम लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। केवल वो हमारी इम्यूनिटी की वजह से बाहर दिखाई नहीं देता है। बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस दिए कुछ सिम्टम, लेकिन वो डिसअपीयर हो गए। तो हमें फोकस इसी पे करना है कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी बना के रखें, चाहे वो स्ट्रेन, ये नया स्ट्रेन आए, या हो सकता है और इसके 10-12 स्ट्रेन की पॉसिबिलिटी की और भी आ सकते हैं। वी कैन नॉट स्टॉप दैट। हम केवल ये कर सकते हैं कि हम अपनी हेल्थ की जो लाइफस्टाइल है, जो इम्यूनिटी है, उस पर फोकस रखें, नींद पूरी रखें, खाना पीना बहुत अच्छे से खाएं, अपना माइंडसेट, अपनी मना स्थिति अच्छे एक पॉजिटिव माइंड में रखें, और अपने घर के जितने भी जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ हम अच्छे से टाइम स्पेंड करें, और जो फिजिकल एक्टिविटी है जिससे कि हम लोगों की बॉडी का सर्कुलेशन चलता है, इन सब चीजों पे जरूर फोकस करें। जी डॉक्टर शरद, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले दवाओं की बात हो रही थी कि तमाम ऐसी दवाएं हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल जाती हैं, लेकिन कोविड के दौर में एक जो 2 दवाएं हैं वो सबसे ज्यादा चलन में आई, एक ऑफ्लोसेक्सिन 200 mg और एक एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। ऑफ्लोसेक्सिन को खाने में सीधा सा असर ये होता है कि अगर आपको फीवर है, अगर आपको कोल्ड है तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कोरोना में इसको खाना बहुत ज्यादा घातक है, लेकिन लोग इसको नहीं जानते हैं। एजिथ्रोमाइसिन को भी जब गंभीर बीमारी होती है उसके बावजूद भी केवल 5 दिन की डोज उसकी डॉक्टर देते हैं। जो सीनियर जो MD मेडिसिन होते हैं वो भी केवल 5 दिन की इसमें सलाह देते हैं, लेकिन लोग इसको 10-10 इसकी टेबलेट्स इसकी लगातार 1 दिन 2 दिन खाते ही रहते हैं। इसमें लोगों को किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, और केमिस्ट के जो तमाम सप्लायर्स हैं क्या उनको इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ये दवाएं मुख्यतः कोई भी आता है मांगता है तो उसको नहीं दी जानी चाहिए? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि कोई भी दवा हमें बिना चिकित्सीय परामर्श के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस दौर में जरूर ये देखा गया कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो लोगों ने बिना डॉक्टर की सलाह के लिए, उनको यही नहीं पता कितनी डोज देनी है, बच्चे को कितनी लेनी है, बच्चे को कितनी लेनी है, कितने दिन लेनी है, कब लेनी है, कब नहीं लेनी है। ये सब केमिस्ट और
स्वयं मरीज के ऊपर निर्भर था, वो अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट लेता था। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, इस दौर में एक बात जरूर रही कि जो रेमडेसिविर दवाई थी, जो प्रमुख रूप से कोरोना के जो निमोनिया के जो पेशेंट थे जिनको काफी सीरियस हो जाते थे, उनके लिए उपलब्ध कराई गई। उसके लिए कुछ कंपनियों ने प्रतिबंध जरूर रखा कि वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन सिर्फ जो कोविड के जो हॉस्पिटल से गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए थे, उन्हीं हॉस्पिटल्स को डिमांड के हिसाब से उपलब्ध कराए गए। उसके लिए हॉस्पिटल को पर्टिकुलरली बना करके अपनी डिमांड भेजनी पड़ती थी और वो दवाई कंपनी उतनी ही रिलीज स्टॉक करती थी। तो रेमडेसिविर का ऐसे में दुरुपयोग बहुत कम देखा गया, क्योंकि अक्सर ये होता है कि थोड़े दिनों बाद वो दवाई क्वालिफाइड 16 डॉक्टरों के पास पहुंच जाती है। इस दौरान फेविफ्लू नाम की जो दवाई थी, उसको जरूर देखा गया कि वो कैटस्टोन है, झोला छाप में जो रेट्रोवायरल डिसीज मेडिसिन है, ये जो एंटीवायरस कहलाती है, उसका बहुत दुरुपयोग किया गया, है ना। उसका एंटीबायोटिक जैसा आप करें, एंटीबायोटिक के उसको फेविफ्लू को बहुत ज्यादा लोगों ने यूज किया। उनको यही नहीं पता था कि डोज पहले दिन कितने देनी है, दूसरे दिन कितने देनी है, बारे में पहले दिन 16 नहीं देनी है। वो टेबलेट 400 mg की आती है, तो उसको पता है कि ये गोली खानी है कि मेरे को पहले दिन 4 गोली खानी है, दूसरे दिन कितनी खानी है। तो ये हमारे यहाँ ये तो इस समय कोरोना में देखा गया, ये अक्सर हमेशा होता है। बहुत सारी मेडिसिन है वो जब बनती है तब ड्रग एक्ट में साफ साफ लिखा रहता है कि नहीं जी, ये सिर्फ उसको उसका स्पेसिफिक ही देगा। बिल्कुल, जैसे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की मेडिसिन है, वो सिर्फ गायनेकोलॉजी प्रेस्क्राइब करेगी पूरी एमटीपी के लिए, उसको भी सर्टेन कंडीशन। और यहाँ ये होता है कि केमिस्ट आ जाइए, आप 100 रुपए में पूरा आपको पता दे देता है कि हाँ साहब खा लीजिएगा, तो उससे मरीज कई बार बीट करता हुआ आता है। तो यही सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मरीज को निमोनिया हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसको पता ही नहीं है कि वो सोचता है नहीं मैं एंटीबायोटिक खा रहा हूँ, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं सकता है। उसमें एक सेल्फ जो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, फॉल्स कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, ये बहुत ज्यादा घातक होता है और ये इसकी रेजिस्टेंस पैदा कर देता है कि ये जो दवाई जो बहुत सीरियस मरीजों में हम यूज करते हैं जिससे वो सही हो जाने की, उसमें भी ये काम नहीं कारगर नहीं हो पाती है। ठीक है, बिल्कुल। यादव जी, एक सवाल ये है कि ये जो नया स्ट्रेन आया है कोरोना का, जिसके कई ऐसे लोग हैं जिनमें ये लक्षण पाया जा चुका है, जिनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। देखिए, ये जो पुराना कोरोना लगातार चल रहा है, इसको लेकर ये कहा जाता था, देखिए कई ऐसे मिथ थे कि ये हवा में फैलता है, कई ऐसे मिथ थे कि ये नहीं फैलता है। अगर नया स्ट्रेन हवा में फैलता है और ये कहा जा रहा है कि नहीं हम इस पर काबू कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सीमित लोग हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने बिना मास्क पहने वो अपने घर तक का सफर किया हो, तो वो तो हवा में स्प्रेड हो गया, तो यानी कि ये जो संक्रमण है वो बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है। देखिए, नया स्ट्रेन पुराना स्ट्रेन में अंतर केवल पैथोजेनिसिटी का है, फैलाव का है, वो ज्यादा तेज फैल रहा है। ये भी हवा में था, वो भी हवा में था, ये भी वस्तुओं में छूने से होता था, जहाँ छींक या थूक या जो भी बॉडी फ्लूइड जहाँ लगे रहते थे उससे होता है, उसका भी ऐसा ही है। बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। वैक्सीनेशन वाला भी जहाँ तक सिद्धांत है, दोनों की करीब करीब वैक्सीन एक है, लेकिन हमें बताया कि आरएनए वायरस हमेशा स्ट्रेन बदलता है, उस हिसाब से वैक्सीन बनेगी और प्रिवेंटिव मेजर सब में सेम है, वही है, बिल्कुल वही प्रिवेंटिव मेजर सारे लेने हैं और तभी इससे हम लोग कुछ कर सकते हैं। वैक्सीन सभी को लगाना जरूरी है। वैक्सीन के बारे में हमने चर्चा किया था, जो हमको जानकारी है, वैक्सीन तो प्रेग्नेंट लेडीज को छोड़ करके जो हमने कैटेगरी ए बी सी बनाई है, इसमें सभी के लिए मैंडेटरी है। कोरोना हुआ हो न हुआ हो, केवल प्रेग्नेंट लेडीज पर अभी स्टडीज नहीं है, इसलिए अभी प्रेग्नेंट लेडीज को आउट ऑफ द वैक्सीनेशन रखा गया है। बाकी ये सभी के लिए है, इसमें एक ग्रुप कोई एक डिसाइड नहीं है। एवर 50 सबको लगना है, बिलो 50 जो कोमॉर्बिड वाले हैं उनको लगना है। बिल्कुल नीरज जी, ये जो कोरोना वैक्सीन है, अभी तो ये कहा जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है ये नए स्ट्रेन पर भी कारगर साबित होगी, लेकिन उम्मीद तो हमें यही है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो और लोगों को ये वैक्सीन मिले ताकि लोग कोरोना संक्रमित ना हो। लेकिन अगर नए स्ट्रेन पर ये कारगर साबित नहीं होता तो क्या दूसरी अब वैक्सीन तैयार की जाएगी और उसमें कितना समय लगेगा और इतने समय तक क्या हमें वही स्थिति झेलनी पड़ेगी जो हमने 2020 में झेली है? नहीं, इसमें एक एनकरेजिंग बात यह है कि
कि जो वैक्सीन हमारा ऑलरेडी इस कोविड-19 के लिए आया है, उसका स्लाइट वेरिएशन है एक प्रोटीन के स्पाइक में, जो उसका स्ट्रक्चर है वायरस का, और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिससे ये वैक्सीन डेवलप की गई है कोविड-19 के लिए, वो इन प्रिंसिपल कैन आइडेंटिफाई फॉर द न्यू वायरस ऑल्सो। सो वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जिस तरह की है उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी एक नए वेरिएंट के लिए कोई ऐसी वैक्सीन अगर बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हमें बहुत इसके लिए किसी भी तरह से डिस्टर्ब या बहुत पैनिक फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो वैक्सीन आ रहा है पहले तो इसका इफेक्ट हमें दिखाई देगा, और अगर ये इसी तरह से जैसी उम्मीदें हैं इफेक्टिव रहता है तो नए म्यूटेंट के लिए भी नया वैक्सीन इसके बाद भी, पहले तो यही वैक्सीन का इफेक्ट होगा, अगर जरूरत होगी तो नया वैक्सीन भी बहुत जल्दी आ सकता है। ठीक है डॉक्टर नीरज, एक यहाँ पर अहम सवाल ये भी है कि जब से कोरोना वायरस आया है स्टीम लेने का चलन लगभग पूरे देश में आ चुका है कि भाप लेनी है हमको, और इस फैशन के बीच में एक जो चीज ऐड हुई है वो ये हुई है कि मार्केट में कैम्फर की छोटे छोटे कैप्सूल आते हैं। अब जिसको बीमारी नहीं भी है, जिसकी नाक खुली भी है, वो भी एक कैम्फर की कैप्सूल डाल के रोज स्टीम ले रहा है, ये कितना सेफ है? देखिए ये सारे जितने भी तरीके हैं मैं यही कहूंगा, मैं इसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट भी हूँ जी। हमें पैनिक की सिचुएशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। इतने साल से हम जो हेल्दी प्रैक्टिसेस करते रहे हैं, और इंडिया तो फेमस है इन सब चीजों के लिए कि हम बिल्कुल नेचुरल सारे तरीकों पे खाना पीना रहन सहन हमारा सारा उसी पे डिपेंड करता है। तो कोई स्पेशल मेथड्स की तब तक जरूरत नहीं है जब तक कि आप बहुत वल्नरेबल ग्रुप में ना हो या आपको सिम्टम्स ना हो। वल्नरेबल ग्रुप का मतलब है जो लोग बहुत एजेड हैं, 60 इयर्स के ऊपर एज है, जिनको डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, एस्मा या कोई भी ऐसी डिजीज हैं जिनकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, या कैंसर के पेशेंट्स हैं, कीमोथेरेपी चल रही हो, तो वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं, या फिर बहुत ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जिनको भी खुद वहां पे काम करना है फ्रंट पे, इवन जो पुलिस फोर्सेस हैं, आर्मी है, पब्लिक में रहना है, एनीबडी हु इज हाई रिस्क, उन लोगों को जरूर ये प्रिकॉशन और ज्यादा लेने की जरूरत है। लेकिन इनके अलावा नॉर्मल पॉपुलेशन जितनी भी है, हम लोगों को नॉर्मल मेथड्स पे रिलाई करना चाहिए, रूटीन में अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कि हमें कोई इस तरह की चीजों की जरूरत ना पड़े। यानी कि अगर हम, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, वही बेसिक फॉलो करें कि अपनी इम्यूनिटी से रिलेटेड चीजों को करते रहें, तो ऐसे कोई स्टीम इनहेलेशन या कैम्फर या कोई भी ऐसी चीज यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, भाप लेना, एक्सरसाइज करना, कोई भी जो हम प्रैक्टिस पहले से करते रहे, चाहे वो योगा हो, एरोबिक्स हो, उसको फॉलो करें, उसी हिसाब से खाना पीना ध्यान रखें, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने की जरूरत। ठीक है डॉक्टर यादव, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से ड्राई फ्रूट्स का रोल बहुत ज़्यादा है हमारे पूर्व कल्चर में, लेकिन ये देखा गया है कि जिनको सांस लेने से संबंधित बीमारियां होती हैं उनको डॉक्टर से बिल्कुल साफ साफ मना करते हैं कि आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं, चाहे वो काजू हो, बादाम हो, इस तरह की चीज़ों से आपको परहेज करना है। तो कोरोना के दौर में अगर किसी को लक्षण है या बीमार है तो क्या उसको ड्राई फ्रूट्स से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये भी सांस से ही संबंधित बीमारी है? अभी उन तक हमारी आवाज़ शायद पहुंच नहीं पा रही है और उनकी आवाज़ आ नहीं पा रही है, तो एस के वर्मा आपके पास आना चाहेंगे। एथिक्स की बहुत बात होती है, आप सिविल सेवा में रहे हैं और अब तो यूपीएससी ने पूरे सिलेबस में भी एथिक्स को जोड़ दिया है, लेकिन जब जनता के एथिक्स की बात आती है, तमाम होटल मैंने देखे जहां पर खाना बनाया जा रहा है लेकिन उससे पहले हाथ नहीं धुले जा रहे हैं। सैनिटाइजर पहले रखे जाते थे क्योंकि उनको डर था कि हमारा चालान हो जाएगा, लेकिन अब सैनिटाइजर दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो साफ सफाई की जो व्यवस्था बाहर लोगों को रखनी चाहिए थी, आपस में रखनी चाहिए थी, वो लोग नहीं रख रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को नैतिकता के लिए बाध्य करने के लिए प्रशासन किस तरह के कदम उठा सकता है? दो चीजें हैं, प्रशासन या नीति निर्धारक, पॉलिटिशियन या जो भी संविधान में व्यवस्थाएं दी गई हैं, हमें हर वो काम करना चाहिए जो कि लास्ट आदमी तक पहुंचे। बिल्कुल। ये देश जिसमें हम 135 करोड़ की बात करते हैं, इस देश में 30% अनपढ़ लोग रहते हैं, अनपढ़, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, जिनको न ये पता है कि क्या संविधान, क्या मतलब, कौन एमपी, कौन है प्रधानमंत्री। 30% वो लाइन लगा के केवल वोट डालने जरूर चले जाएंगे, लेकिन 30% बिल्कुल टोटल अनपढ़ जिसको हम कहते हैं। 50% पॉपुलेशन हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन पे है, जो जिंदा रहने के लिए खाती है, उसको तीनों टाइम का भोजन नहीं है, जिंदा बना रहे आदमी उसके लिए खाती है। इन लोगों तक इथिक्स की बात पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा चैलेंजेबल है। और
हम जैसे आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो भी हैं 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ हम ही समझ लें, हम ही अपने को ये मान लें कि भाई गवर्नमेंट इतनी ये नीति लेके आई है, इसका हम इस तरह से पालन कर लें, इसमें एथिक्स कहीं आते हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लें। स्वयं को बचाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं, आपने किसी कैप्सूल का नाम लिया, वो हम गिने चुने 20 करोड़ लोग हैं, वो भी अगर फॉलो कर लें तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अपने आप इंफॉर्मेशन जो है और ज्यादा स्प्रेड हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने बहुत ही पॉजिटिव बातें बताई यहाँ पर और तमाम जानकारी भी दी कि किस तरह की दवाएं लेनी है, किस तरह की दवाएं नहीं लेनी है। और जो एक चलन बढ़ चुका है, जनता से अगर आप जाएंगे, बातचीत अगर करेंगे कैमरे में, तो ज़्यादातर लोगों का इस समय कहना है कि मौत तो एक दिन आनी है। तो अगर कोरोना से आपको डर नहीं लगता है तो प्लीज़ दूसरों की सुरक्षा आप जरूर कीजिए, क्योंकि याद रखने की जरूरत यह है संख्या अभी घटी है, लेकिन जब कोरोना फैला था तो वो एक से ही फैलना शुरू हुआ था। तो जब तक हम शून्य मरीज नहीं हो जाते हैं तब तक हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। काजोल, बिल्कुल सावधान रहना, सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, उम्मीद है नए रेजोल्यूशन आप ले रहे होंगे, तो सबसे पहला रेजोल्यूशन यही लीजिए कि कोरोना से बचाव बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।